राहत इंदौरी की है यार, राहत इंदौरी की है। सीमाओं पर तो यही है क्या पंक्ति? कुछ मेरे ख्याल एक दो शब्द आगे पीछे हैं इसमें। सरहदों पर चुनाव बोल रहे हैं, सरहदों पर तो तनाव है भाई। सरहदों पर तनाव है, देश में चुनाव है। पता करो क्या देश में चुनाव है। विष्णुप्रिया कौन थी? कल तो बताया। चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, उनके पत्नी विष्णुप्रिया नाम से कविता पढ़ेंगे आगे चल के, जिक्र आएगा मैथेशन को पढ़ते हुए। सार्थ का अमानवीकरण, शुक्ल का प्रच्छन्नताओं आज करते हैं, यथास्थिति वैचारिकता ये भी कर लेते हैं। और नाटक के संदर्भ में कुछ शब्द आए थे, नांदी पाठ, प्रवेशक, अंकावतार, अंकमुख को समझें। मत समझिए इसको, विश्वास कीजिए। अगर ये गलती से आपके नोट्स में आ गया उसको काट दीजिए, क्योंकि आपको उस लेवल पे नहीं जाने की जरूरत है। नाटक में कम से कम ऐसे 20 शब्द और हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिस पर हमने बात नहीं की, क्योंकि आईएएस के सिलेबस में उस लेवल के सवाल नहीं आते हैं। चलिए अब ये बताएंगे, कल हम वो सारा हो गया था ना, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक रूपरेखा हो गई थी पूरी। किसी बच्चे ने वक्त नाम से कविता लिख के भेजी है, ठीक है कविता, और अगर आप लिखते हैं तो लिखते रहिए, धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। देखो अब हम आज से पाठ्यक्रम को सीधे शुरू करने वाले हैं। और क्या आपको शुरू में पाठ्यक्रम दिया गया था एक बार यूपीएससी का? है ना? घर पे है ना? यहाँ तो नहीं है ना? ठीक। और घर पे तो है, पर घर पे कहाँ है ये पता है? ये इसके लिए एक्सकेवेशन, खुदाई करनी होगी। एक तो होता है ढूंढाई, एक होता है खुदाई। तो कई रूम्स में खुदाई करनी पड़ेगी सिलेबस निकालने के लिए। तो एक बार सिलेबस फिर से ढूंढ लीजिएगा, बीच में देखते रहने से अच्छा रहता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, पेपर 1 पेपर 2 का। तो एक बार मैं आपको हल्का सा रेफरेंस समझा दूं। पेपर 1 का पार्ट 1 क्या है बताइए? हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का इतिहास। और पेपर 2 का पार्ट 1 क्या है? कविता का इतिहास, मतलब पद्य, हिंदी पद्य, जिसमें 12 कवियों का जिक्र है। ठीक। प्रश्न पत्र 1 का खंड ख या पार्ट बी, वो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। यह है टॉपिक नंबर 1। फिर दूसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां। वो 4 काल कौन से हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और उसके बाद लिखा है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है। तो प्रश्न पत्र 1 खंड ख का टॉपिक नंबर 2 जो है, उसमें हिंदी कविता का इतिहास आदिकाल से लेकर, लास्ट टॉपिक क्या है इसमें? जनवादी कविता, वहां तक का इतिहास है। टॉपिक नंबर 3 है कथा साहित्य, जिसके 2 हिस्से हैं, कहानी और उपन्यास। चौथा है नाटक और रंगमंच। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम प्रश्न पत्र 1 खंड ख का टॉपिक 3 और 4 कर चुके हैं, और प्रश्न पत्र 2 खंड ख के 2 टॉपिक छोड़ के बाकी सारे कर चुके हैं। 2 कौन से छोड़े? निबंध की 2 पुस्तकें हैं, निबंध निलय और चिंतामणि। ठीक। अब आज और कल में या शायद परसों थोड़ा समय हम लेंगे जो पहला टॉपिक है, जिसका मतलब हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व क्या है, और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या है। छोटा टॉपिक है, 2 दिन का टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग सीधे उतरेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और जब पढ़ेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक वैसे जैसे उपन्यास पढ़े, नाटक पढ़े, वैसे ही आदिकाल यहां पढ़ेंगे। यदि आदिकाल का कवि इधर हुआ तो उसको भी लेंगे, पर वहां है नहीं। भक्तिकाल यहां लेंगे, वहां भक्तिकाल के 4 कवि हैं, साथ साथ वो पढ़ते चलेंगे। रीतिकाल यहाँ, बिहारी यहाँ, इधर द्विवेदी युग, इधर मैथेशन गुप्त, इधर छायावाद, निराला प्रसाद वहां हो गए। इस क्रम से हम पढ़ेंगे। तो सिलेबस को देखते रहेंगे ना, आपको ये एहसास रहेगा कि अभी हम कहां तक पहुंचे और कैसे कैसे पाठ्यक्रम पूरा हो रहा है। सबसे पहला टॉपिक प्रश्न पत्र 1 का है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। इस टॉपिक के 2 हिस्से हैं, एक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। तो टॉपिक के 2 हिस्से हैं,
पहला हिस्सा है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, और दूसरा हिस्सा है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व से आज तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, और साहित्य इतिहास लेखन वाले टॉपिक से आज तक 7-8 बार सवाल पूछे गए हैं। क्या आपको आज लिस्ट मिली है प्रश्नों की? मिल गई ना? हाँ, तो वो हम सारे प्रश्न कर लेंगे। अब चूंकि इस टॉपिक से आज तक कोई सवाल नहीं आया, तो इस पर हम बहुत ज्यादा समय लगाने से बचेंगे, और बहुत आसान सा टॉपिक है कि आज के दौर में साहित्य की कोई प्रासंगिकता बची है या महत्व बचा है। महत्व और प्रासंगिकता में क्या अंतर होता है? महत्व किसी काल विशेष में हो सकता है, प्रासंगिकता आज के समय में होती है। तो अगर मैं कहूं कि प्रासंगिक है यानी आज महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है किसी भी काल में हो सकता है, तो प्रासंगिकता और महत्व दो विरोधी वस्तुएं नहीं है। किसी विषय या किसी विचार की समकालीन महत्ता को या उसके महत्व को ही प्रासंगिकता कह देते हैं। हमें यह नहीं बताना कि हिंदी साहित्य क्यों प्रासंगिक है, हमें यह समझना है कि कोई भी साहित्य क्यों प्रासंगिक हो सकता है, और यदि कोई भी साहित्य प्रासंगिक है तो हिंदी साहित्य भी उस कसौटी पर प्रासंगिक होना ही चाहिए। तो आप ये बताएं, एकदम सरल सी बात है कि साहित्य किसी व्यक्ति को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें यूपीएससी में नंबर ज्यादा आते हैं। ये तो आपका पर्सनल मामला होगा, उसको छोड़ के बताना है ना। यूपीएससी विशेष को छोड़ के बताना है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ने से क्या फायदे हैं। अगर आप 3-4 फायदे समझ पा रहे हैं तो सीधी सी बात है। सबसे पहली बात, जब भी कोई पूछे कि साहित्य क्यों पढ़ें, तो साहित्य संवेदनशीलता का विकास करता है, व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है। संवेदनशील का मतलब क्या होता है कि संवेदना का मतलब है सम प्लस वेदना। वेद मतलब जानना, वेदना मतलब जानना, लेकिन वेदना का अर्थ संकुचित होते होते अब हो गया है किसी के दुखों को महसूस करना। वैसे वेद तो ज्ञान है, तो वेदना जो है जानना हुआ, लेकिन आज के समय में वेदना शब्द का मतलब है दुख, परेशानी। संवेदना का मतलब दूसरों के दुखों को महसूस करने की ताकत, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने की क्षमता। और आपको अच्छे से पता है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा इंजीनियर हो जाए, कितना बड़ा डॉक्टर हो जाए, यदि वो संवेदनशील नहीं है तो उसकी सारी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है एकदम। अगर किसी को दुख में देखकर आपको तनाव नहीं होता है और दूसरों के दुख में आप सेलिब्रेशन के मूड में आ जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 10-20 करोड़ लोगों का खून हो जाए, नरसंहार हो जाए युद्ध के नाम पर, तो इसका मतलब है कि कुछ समस्या है, खोट है, इसका मतलब है। और नागार्जुन ने हरिजन गाथा में ऐसे व्यक्ति को पिशाच की संज्ञा दी है जो दूसरों के खून में आनंदित होते हैं, दूसरों का नरमेध हो तो उसमें आनंद में डूब जाते हैं कि आह मार दिया कम वक्तों को, जब ये भाव आता है। संवेदनशीलता का सरल सा मतलब है दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझने की ताकत। अब जैसे ही आप कहेंगे कि भाई संवेदनशीलता साहित्य से आती है, तो जो साहित्य नहीं पढ़ते उनमें नहीं होती क्या? लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, उनमें नहीं होती क्या? आप कहना मूर्ख, बात को ठीक से समझ। साहित्य पढ़ने से संवेदनशीलता बढ़ती है। हम ये नहीं कह रहे कि जिसमें साहित्य नहीं पढ़ा उसकी माइनस में चली जाती है। संवेदनशीलता बढ़ाने के और भी उपाय हैं। बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाते हैं, अच्छा स्कूल है, अच्छे और प्रसंग आते हैं, उनसे भी होती है। साहित्य भी एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता को बढ़ाता है। और यदि समाज के व्यक्ति संवेदनशील हैं तो कुल मिला के समाज कैसा है? अच्छा समाज है, रहने लायक है। इन सब के लिए कुछ कविताएं आपके नोट्स में दी हैं, आपको जो कविता अच्छी लगे उसमें से देख लीजिए। दूसरा है कि समाज में जो बुरे विचार हैं उन बुरे विचारों को खारिज करना। तो नए विचार, नवाचार, नए विचार हो, नवाचार हो, उन सबको प्रोत्साहित करने का काम भी साहित्य करता है। और ये नए विचार आमतौर पर क्या होते हैं? प्रगतिशील विचार होते हैं। देखिए, अंतिम रूप से मूल्यांकन किसी का इसी बेस पर हुआ कि उसने जिस दुनिया में प्रवेश लिया था और जैसी दुनिया वो छोड़ के मरा, क्या छोड़ते समय की दुनिया प्रवेश लेते समय की दुनिया से बेहतर हुई या नहीं हुई, और उसकी बेहतरी में उस व्यक्ति की अपनी कुछ भूमिका थी या नहीं थी। मूल्यांकन का तो अंतिम कसौटी तो इतनी ही है, और क्या मूल्यांकन होना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप रूढ़िवाद या जिहादीपन वाले विचारों में एंजॉय करते हैं, एंजॉय तो होता ही है,
जैसे अभी के माहौल में क्या, जहां 10-15 लोग इकट्ठे होंगे उस सब मूड में ये युद्ध हो ही जाए। बड़े अच्छे हमारे बहुत अच्छे मित्र एकेडमिक साहित्य के आदमी हैं, उन्होंने एक पोस्ट लिखी फेसबुक पे। मैं तो फेसबुक पे हूँ, किसी ने मुझे बताया कि स्क्रीनशॉट भेजा कि ये लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा था। उन्होंने कहा कि अगर आप केवल पुरुषों के झुंड में हैं तो युद्ध करवाने की संभावना ज्यादा है। अपने घर की महिलाओं और बच्चों के साथ बैठिए, आपकी युद्ध की इच्छा कम हो जाएगी। इसको बेस बना के कुछ और बात लिखी, लंबी बात, जिसका सार ये था। तो एक ऐसे समय में जब एक तरफ से एक खास किस्म का विचार हावी होता जा रहा हो, उस समय साहित्य का व्यक्ति ही यह एहसास करा सकता है कि नहीं, पूरे झुंड के विचार को मैं खारिज करता हूं और जो विचार कायदे का है मैं उसको ही प्रस्तुत करूंगा। ये नए विचार कहां से आते हैं, ये प्रगतिशील विचार कहां से आते हैं? साहित्य से आते हैं। कबीर जैसे कवियों को आप देखिए, कबीर तेवर समझिए थोड़ा सा, मध्यकाल के आदमी थे, आधुनिक काल के नहीं। सिकंदर लोदी उनके समय का शासक था और उत्तर प्रदेश के इलाके में रहते थे, बनारस फिर मगहर चले गए, उस इलाके में थे वो। उस समय का बनारस बहुत खुला समाज रहा होगा या बहुत ही बंद समाज रहा होगा? बहुत ही बंद रहा होगा। जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता सब कूट कूट के भरा हुआ था उस समाज में। और ये कैसे आदमी है? पतला सा अकेला आदमी निकला हुआ है, सामने कोई मुल्ला नमाज पढ़ रहा है। इनको इतना गुस्सा आता है इन बातों से ना, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता उनका, इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी कम थी उनके अंदर, अनकंट्रोल गुस्सा आता था। वहीं खड़े होकर गाली बकते थे कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, तांसड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और पीछे एक पत्रकार नोट कर रहा है कि ये भी कविता है, ये गाली भी एक कविता है। इससे कुछ हिंदू पंडे बड़े खुश होते, सही क्या कबीर, सही क्या, ऐसे ही होते हैं लोग, ऐसे ही होते हैं। कबीर ने घूम के देखा, अरे तू आ गया। फिर कबीर ने पंडे का जो हाल किया उसके बाद, जो तू बामन ममनी का जाया, आन बाट रह क्यों नहीं आया। कबीर ऐसे आदमी, आप सोच के देखिए कि उस आदमी की जान पर कितना खतरा रहता होगा, जिसने अपने इलाके के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से खतरा मोल ले रखा है। ब्राह्मणों को छोड़ता नहीं है, पंडों को छोड़ता नहीं है, मुसलमानों को छोड़ता नहीं, कोई मौलवी मुल्ला मिल जाए सबकी खाट खड़ी कर देता है। ऊपर से नाथ परंपरा के लोग जो तेरे खतरनाक शमशान, ये प्रपंच बुद्धि टाइप के लोग जो होते हैं, उस परंपरा से थे, उस परंपरा से ही पंगा मोल ले लिया। इन सब से पंगा मोल लेके जो आदमी चल रहा हो, आप उसका कैसे मूल्यांकन करेंगे? कितने खतरे होंगे? हरिशंकर प्रसाई ने एक लेख लिखा कबीर के बारे में, वो व्यंग्यकार हैं, व्यंग्य के माध्यम से बड़ी गहरी बातें कहते हैं। क्या है, मुझे लगता है कि कबीर अपने जमाने के गुंडे रहे होंगे, तो जब घर से निकलते होंगे 15-20 गुंडे साथ में रहते होंगे लाठी वाठी लेके। फिर कबीर कैसे डांटते होंगे, मुल्ले पंडे, और पीछे 15-20 लोग लाठी लाते होंगे ऐसे ऐसे। और फिर कबीर सुरक्षित, वरना ऐसे कोई बोल रहा हो शहर के बीच में खड़ा होके तो छोड़ेंगे लोग उसको। और साहस देखिए, प्रगतिशील विचार देने की जो क्षमता साहित्य में है, वो उसको एक बहुत बेहतर अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि स्वस्थ मनोरंजन हमें साहित्य से मिलता है। देखिए, मनोरंजन तो सबको चाहिए, मनोरंजन की भूख कोई कृत्रिम भूख तो है नहीं, सामान्य भूख है। 2-4-5 घंटे कुछ भी काम करने के बाद मन हमारा बैठने लगता है, मन करता है कुछ रोचकता जीवन में होनी चाहिए। रोचकता के तरह तरह के उपाय हैं, उनमें से कुछ उपाय व्यक्ति के अपने लिए भी घातक हैं, समाज के लिए भी घातक हैं, कुछ हैं जो व्यक्ति और समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो जैसे अगर किसी को गांजा का सेवन करने की आदत पड़ जाए मनोरंजन के लिए, और 2 घंटे पढ़ते बोले कि लाओ चिलम लाओ चिलम लाओ, 2 घंटा होगा चिलम फूकेंगे, 2 घंटे हो गए हैं। अब भाई मनोरंजन सब कुछ, तो उसका मनोरंजन आता ही गांजे की चिलम से, तो वो बेचारा क्या करे, फिर क्या अब हम जॉइंट मारेंगे। यही होता है ना, जॉइंट ही बोलते हैं ना उसको। मुझे एक बच्चे ने बताया कि सर जॉइंट मारने की परंपरा आजकल चलती है, जॉइंट मारेंगे, यही होता है ना जॉइंट। तो अब इससे क्या होगा अंततः? मतलब मैं जानता हूं कि आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन इस हंसी से क्या समझा जाए? करते हैं? मारा जॉइंट कभी है? मुझे जिसने बताया था एक लड़की ही थी वो।
आपको लगा कि मारना चाहिए एक बार? नहीं। अच्छा, ये कह रही मारती होगी जरूरी है। मुझे ये बात पहली बार एक लड़की ने ही बताई, हिंदी साहित्य की स्टूडेंट ने बताया कि सर मैंने किसी मेरे जॉइंट मारा। मैंने कहा ये क्या होता है? मुझे ना किसी को मार दिया उसका नाम जॉइंट होगा। तो मैंने कहा ये क्या होता है? बोली आपको नहीं पता? मैंने नहीं। अरे सर आजकल ये चलता है। मैंने कहा क्या चलता है बताओ ना। तो उससे फिर पूरी विधि बताई गई, किस विधि से हम लोग इसका सेवन करते हैं। तो मैंने कहा कि कितनी बार? बोली एक ही बार की। हम बहुत उस दिन बहुत निराश थी अपने जीवन से। तो मैंने उसके बाद निराशा बढ़ी है कम हुई? बोले उसको और बढ़ गई। तो मैंने फिर क्यों मारा जॉइंट? अब मेरे ख्याल से वो उससे बाहर निकल गई होगी, जैसा उम्मीद है, बाकी पता नहीं क्या हुआ। तो उसने कहा कि ये बहुत कॉमन सी बात आज के मतलब विद्यार्थियों के बीच में। तो मुझे बड़ी चिंता हुई इस बात से, सच में अगर ऐसा है तो। आप लोग तो खैर नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग और ऐसे हैं जो ऐसी चीजों में चले जाते हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? अगर कोई मनोरंजन के नाम पे गांजे का सेवन करता हो, उससे थोड़ा कम है तंबाकू गुटखा का सेवन करना। आप देखें कानपुर के आसपास के लोग जो हैं, कानपुर तो बेसिकली वो उसका गढ़ है ना, उस पूरे उद्योग का गढ़ है। आप वहां के लोगों को देखेंगे ना, वो हर आधे पौने घंटे के बाद कुछ ना भी हो हाथ में तो ऐसे होने लगता है उनका हाथ। अगर हाथ खाली भी हो तो उनका हाथ नहीं होने लगता, क्योंकि वो इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनको ये करना ही करना है हर 2 मिनट के बाद। तो मैंने कई लोगों को देखा, उनका हाथ अगर कुछ ना हो तो भी हिलता रहता है खास तरीके से, क्योंकि उनको उसकी आदत है। मनोरंजन का एक तरीका ये है, और भी बेहुदा तरीके हो सकते हैं, पर मनोरंजन चाहिए सबको। तो जब सबको चाहिए तो क्यों ना मनोरंजन स्वस्थ तरीके से हो। और स्वस्थ में क्या हो सकता है? कोई आपने बढ़िया फिल्म देख ली, कायदे की फिल्म, जिसको देखने के बाद आप पहले से बेहतर इंसान बन गए, मनोरंजन भी हुआ। 3 इडियट्स देख ली जैसे, मनोरंजन हुआ और एक नया विचार लेके लौटे हैं, एक अच्छा भाव लेके लौटे हैं। ऐसी कोई फिल्म देख लें, कोई ऐसा संगीत सुन लें, ऐसा गीत जो सीधे रूह तक पहुंचता हो, आलू शालू ना करता हो बल्कि रूह तक जाता हो। और ऐसे ही यदि आपने कोई सुंदर सी कविता पढ़ ली, सुंदर सा उपन्यास पढ़ा, कहानी पढ़ी, और कहानी पढ़ के जीवन के दृश्य खुल गए आपके सामने, यही सच है, पढ़ते ही आपके मन से 1000 तरह की गिल्ट फीलिंग दूर हो गई। कितना बढ़िया है। ऐसा जो स्वस्थ मनोरंजन है उसका जीवन में बहुत महत्व है। मैथिली बाबा कह गए हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का ही मर्म होना चाहिए। उसी को बोलते हैं स्वस्थ मनोरंजन, जहाँ उपदेश भी हो, एक अच्छी बात सिखाने का भाव भी हो, और साथ में मनोरंजन भी हो। मनोरंजन के नाम पर तो बिहारी लाल है हमारे पास। कहत नृत इज्जत खिजत मिलत खिलत रजियात, भरे भवन में करत है नैना नहीं संवाद। और भी जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे उस समय आपको 200 कविताएं याद होंगी कम से कम, छोटी छोटी बात, छंद की बात कर रहा हूं। उनमें से जो आपको अच्छा लगे लिखिएगा। साहित्य जो संवेदना बढ़ाता है ना, उसमें एक पंक्ति आपके नोट्स में होगी कामायनी की। श्रद्धा मनु से कह रही है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सब